हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेकर के। ये एग्जाम के प्रीव्यू से हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एकदम फास्ट देखेंगे, क्विक रिवीजन के रूप में इसे हम लोग देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो देखिए लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तावा पैन nail is left exposed to humid atmosphere, grapes gets fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire। तो इन सभी केस में होता क्या है, जब भी हम लोग दूध को अगर मिल्क को लेफ्ट छोड़ देंगे बाहर, रूम के बाहर टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो वो क्या हो जाएगा, गर्मी के दिन में दूध तो फट जाएगा, वो तो पनीर बन जाएगा वो। तो जब पनीर बन जाएगा वो दूध, तो फिर से दूध को तो हम लोग, पनीर को तो फिर से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से आयरन तावा या पैन कढ़ाई या नेल वगैरह को जो हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर पानी वगैरह रहता है, वैसे जगह पे अगर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट होता है, लाल लाल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अब फिर से जब वो लाल लाल हो जाए तो उसको नया लोहा तो नहीं बना सकते हैं। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि अंगूर को अगर मान लो सड़ा करके, गला करके, अगर उससे कुछ भी बना लिया जाए, मान लो वाइन बना लिया जाए, अब फिर से वाइन को अगर कह दिया जाए कि अंगूर बनाओ, तब तो अंगूर नहीं बना सकते हैं हम लोग। और मान लो खाना को पका दिए, चावल दाल ये सब को पका लिए, अब पकाने के बाद फिर से बोल दिया जाए कि अब भात को बेटा चावल बनाओ, या जो रोटी बना लिए थे उससे अब गेहूं का दाना बनाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ये सब बात, है ना। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको अगर डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट हो गया मान लो, अब डाइजेस्ट किए, अब तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह संडास करेंगे, अब उस संडास के जो आइटम निकला है उससे तो हम लोग फिर से अब भोजन नहीं ना बना सकते हैं। अब फिर से अगर कहा जाए कि उसको फिर से चावल बना दो, दाल बना दो जो रात में खाए थे, ये सब नहीं पॉसिबल है। मान लो सांस ले लिए, रेस्पायर किए हम लोग, श्वसन किए, तो रेस्पायर किए, श्वसन किए, तो इसके प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए और फिर से बोला जाए कि ऑक्सीजन को ही एक्सेल करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, अपने काम में ले लेता है, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो इन सभी में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी चीज़ अगर किसी दूसरे रूप में बदल जा रही थी, फिर से उसको हम लोग फंडामेंटल फॉर्म में नहीं ला पा रहे थे। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है ये क्या कहलाता है, यह सभी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यही बात आपको कह रहा है। और आगे देखो, एक एक्टिविटी दिए हुए हैं, तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करो, कितना लंबा ले लो, 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा ले लो, रबिंग इट विथ सैंड पेपर, उसको अच्छी तरह से, जो सैंड पेपर होता है जिससे तुम लोग देखे हो भी होगे, जिससे जो लकड़ी बनाने वाला, लकड़ी का सामान जो बनाता है, पलंग वगैरह, चौकी वगैरह, सोफा वगैरह, तो उसको वो रगड़ते रहता है, तो वो सैंड पेपर, वही लाल वाला जो होता है बालू बालू टाइप का, उसी को सैंड पेपर कहते हैं। तो उसी से करा है कि सैंड पेपर से रगड़ करके और उसको क्या करो, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग, उसको चिमटा से पकड़ो कस के, अब बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास, और उसको जला करके और जो राख बचे उसको क्या करो, शीशा के गिलास, शीशा के बर्तन में उसको जमा करो। तो ये क्या बना, तो जलाए थे किसको, मैग्नीशियम को बर्न किए थे। बर्न करना का मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, है ना, ऑक्सीजन के एटम से नहीं करेगा, ऑक्सीजन गैस से करेगा। तो गैस जब भी रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो गैस जब भी रहेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। जब भी तुम लिखते होगे O2 लिखते होगे, O नहीं लिखते होगे। तो ये हो गया पहला रिएक्शन, हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। अब देखो कह रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू अ वाइट पाउडर, है ना, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो वो पाउडर बचा, वो पाउडर क्या है, वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो पाउडर क्या है, वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। उस पाउडर में क्या है, मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखो अगला कर रहा है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो। लीड का फॉर्मूला क्या होता है, लीड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट का NO3, तो लीड नाइट्रेट PbNO3। अब एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ऐड पोटेशियम आयोडाइड उसमें मिला दो, Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki उसमें मिला दो। तो उसमें तुम क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें। फिर एक देखो यहाँ दिया हुआ है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, तो एक कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक का टुकड़ा डाल दो,
ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, है ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा पानी मिला दिया गया हुआ है। तो जब ज़्यादा पानी मिला देते हैं, पानी में कोई भी चीज़ मिला हुआ है, पतला है, तो उसको डाइल्यूट कहते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको तुम देख रहे हो HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? H2SO4। फिर क्या करा है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। अब तुमको देखना है कि जिंक ग्रेनुअल्स के साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, है ना, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। देखो करा है, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटी हम लोग देखे अभी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना। तो तीनों जब रिएक्शन को हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इससे हम लोग को पता लगाने में मदद मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चीज़ होने की संभावना है। तो पहला क्या होगा? चेंज इन स्टेट। एकदम नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ का हम लोग पता कर सकते हैं, कौन कौन सा बदलाव हो सकता है उसमें। तो चेंज इन स्टेट, उसका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो वो सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ये सब चीज़ हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस निकलेगा, है ना। और क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा, है ना। ठंडा से गर्म हो सकता है, वो गर्म से ठंडा हो सकता है। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो जब हम लोग ये सब चीज़ देखें, इससे क्या पता चला कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होते रहता है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अब बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन देखेंगे, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि किसका। जैसे हमने अभी बताया था कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K होता है, आयोडीन का I होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो, ये जो कॉर्क वाला था, इसमें क्या था? एक कॉर्क लगाया हुआ है। कॉर्क तो जानते ही होंगे, जिससे खेलते हैं हम लोग बैडमिंटन। तो वही वाला कॉर्क का निचले वाला हिस्सा, पंख वाला नहीं, नीचे वाला जिसमें फंसाया रहता है पंख, उसी को कॉर्क कहते हैं। और ये ग्लास ट्यूब है, मतलब शीशा का एक ट्यूब ले लिया, पाइप जो टाइप का दिख रहा है ना, यही ग्लास ट्यूब है। इसमें क्या है? H2 गैस निकल के जा रहा है। इसमें देखो तीर का निशान ऊपर कर दिया हुआ है, तो H2 गैस इसमें से निकल के जा रहा है। एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल तो मैथ में भी पढ़ना है, कोन, शंकु वाला कोन, कोनिकल फ्लास्क है। इसमें क्या लिए हुए हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हुए हैं। और उसमें क्या डाल दिए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला हुआ है तो पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। क्या है इसमें? पानी ज़्यादा है, एसिड कम है, मतलब पतला है, ये उतना नुकसान नहीं करेगा। जब भी हम लोग बैटरी उटरी का पानी डालते हैं तो कैसे डालते हैं? तो पानी मिला करके डालते हैं उसमें, डिस्टिल्ड वाटर मिला करके, क्योंकि वो कंसनट्रिक फॉर्म में जब रहता है तो ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना। गाढ़ा रहेगा तो नुकसान करेगा, इसलिए उसको पतला कर दिया जाता है। तो जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है। देखो इसमें सब चैप्टर में लिखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होता है वो निकलता है ना। हाइड्रोजन गैस निकलेगा कब? जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग जिंक का ग्रेनुल डाले हैं, है ना। तो जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाए हैं तो क्या मिला हम लोग को? वो बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, जो सफ़ेद चूर्ण जो हम लोग देखे थे। दिस डिस्क्राइब्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो इसका डिस्क्रिप्शन करना जो है वो क्या है? थोड़ा लंबा हो सकता है। इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो एकदम से लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इतना लंबा लिखने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इतना लंबा क्या है? बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें शॉर्टर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपली वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। ये देखो ये कौन साइड है हमारे? ये हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स को हिंदी में अभिकारक कहते हैं। और जो इधर तीर का निशान जो दिखा रहा है, इससे क्या बता रहा है कि इधर की साइड में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि उत्पाद मिलेगा। ये जो रिएक्शन हुआ इसका उत्पाद आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, दाएं हाथ की तरफ मिलेगा, ठीक है।
तो अब देखो इसमें देखो एक चीज़ और देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, तब तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कंपोजिशन रिएक्शन इसको कह सकते हो, क्योंकि दोनों मिल के एक कंपोजिशन तैयार किया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है। द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, तो जो भी सब्सटेंस केमिकल चेंज के रिएक्शन में पार्ट करेगा, भाग लेगा, अंडरगो करेगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन था, आर द रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या था, रिएक्टेंट था। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, है ना, इधर न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इन द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो ये क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला है ना रिएक्टेंट के रूप में, तो वहाँ पर उत्पाद जो प्रोडक्ट मिला हम लोग को क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब देखो क्या कर रहा है, द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, है ना। तो जो प्रोडक्ट को जो बनने का जगह है उसको क्या दिखा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से दिखा रहा है। तो यही चीज़ आपको बता रहा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखें, तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो देखो केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, तो कह रहा है अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, तो वर्ड में सकते हैं मैग्नीशियम के लिए Mg लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिए, और जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसके लिए तीर का निशान दे दिए, एरो हेड दे दिए, और उसके बाद बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। कर रहा है अब काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ सबका क्या दिखना है तुमको, तो काउंट और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम। तो मैग्नीशियम इधर कितना है LHS में, एक ठो है, इधर भी कितना मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, RHS की तरफ में एक दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन इधर LHS में दो दिखाई दे रहा है, इधर एक दिखाई दे रहा है, तो दो और एक दिखाई दे रहा है, तो ये तो बैलेंस नहीं है ना, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इज नाइदर फॉर्म एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो दोनों तरफ तो बराबर होना चाहिए। इधर अगर ऑक्सीजन RHS में अगर एक है तो इधर भी एक होना चाहिए था, लेकिन इधर दो दिखाई दे रहा है LHS में, तो इधर भी दो करना है। तो दो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे, है ना। तो जब दो लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो मैग्नीशियम पे भी दो लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, ये इधर बना हुआ होगा। देखिए जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। मतलब जो रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि देखो इधर रिएक्टेंट की तरफ जितना भी मास होगा उतना ही मास कितना किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ भी होना चाहिए। यही चीज़ कर रहा है। अगर मान लो अगर बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं किए, मतलब कि मास जो है नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मान लो बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उस वैसे इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, एस्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं, एस्केलेटन इक्वेशन। तो मतलब एस्केलेटन इक्वेशन होता क्या है, तो एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होता है, सेम नहीं होता है, उसी को कहते हैं एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन। मतलब कि स्केलेटल इक्वेशन जो होता है वो क्या नहीं रहता है, तो वो बैलेंस नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो चलो आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। अब देखो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4 होता है। और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या दे देंगे, एरोहेड दे देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, ZnSO4 बना, ZnSO4 बना। और हम ये भी बताएंगे कि ZnSO4 क्यों बना, है ना। तो जिंक और हाइड्रोजन, जिंक और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो जिंक है। तो जिंक क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा यहाँ से, है ना। बोलेगा चल भाग यहाँ से फुट, ये तो क्योंकि क्या है, ये मजबूत है, ये कमज़ोर है, तो कमज़ोर वाले को हटा देगा। ये कमज़ोर होकर के क्या किए हुए हैं, मान लो गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, ये तो मजबूत है, इसको मौका मिला, देख लिया अरे बड़ा सुंदर गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, तो इसको क्या किया, इसको धक्का मार के भगा दिया और ये अपना गर्लफ्रेंड यहाँ देखो बना लिया, ZnSO4 के साथ आ गया, क्योंकि ये मजबूत था तो इसको रख लिया। और ये जो SO4 है, सल्फेट है, ये भी डरे इसके साथ आ गई कि कहीं कुछ कर ना दे। और इधर क्या है, फिर हाइड्रोजन गैस अलग रह गया, बेचारा अकेले रह गया। ठीक है, अब देखो तो इसमें देखो कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो जिंक देखो रिएक्टेंट की तरफ एक दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट की तरफ भी एक दिखाई दे रहा है। अब सल्फेट देखो, इधर एक दिखाई दे रहा है सल्फेट, SO4 पूरा एक साथ लेके चलना, अलग अलग नहीं लेना। तो सल्फेट इधर एक दिखाई दे रहा है, इधर भी एक दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो ये स्केलेटल है क्या, नहीं, ये बैलेंस्ड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट का सेम सेम है। तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यही हम लोग बैलेंस करना भी सीखेंगे। देखो तो बैलेंस देखो इस तरह से किया है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, जिंक एक था, है ना, इधर भी एक था, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, आयरन प्लस वाटर, है ना, एरोहेड दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ, फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe3O4 प्लस H2 दिया हुआ है। तो इस केस में देखो क्या होगा, स्टेप 1 का रहा है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉज बॉक्स अराउंड। ये बोला है कि बॉक्स वगैरह बनाओ ऐसे ऐसे करके, तो बॉक्स वगैरह बनाओगे तो देखो यहाँ समझ लो, आयरन है, एलिमेंट लिख दिए आयरन, फिर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था ऑक्सीजन भी लिख दिए यहाँ, है ना। अब देख लो यही 3 एलिमेंट है दोनों तरफ। LHS की तरफ देखते हैं हम लोग, है ना। LHS में आयरन कितना है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, 2 दिखाई दे रहा है ना यहाँ, हाँ। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो लिख दिए। अब देखो इधर देखते हैं, तो इधर आयरन कितना है, इधर तो 3 है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। अब कहने का मतलब क्या है कि इसको तो बैलेंस करना होगा हमको, तो बैलेंस आखिर करे तो करे कैसे, ये तो घेरा हुआ है ना। इसके अंदर देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर हमको कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है, जो नंबर ऐड करेंगे यहीं बाहर सामने एकदम, है ना, यहीं पर सामने में, इसके सामने ऐड करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करते हैं। तो देखो अब तुम लोग क्या करते हो कि नीचे लिख दिए, तो नीचे लिख दोगे, है ना, इस फॉर्म में नहीं, जैसे H2 लिखा हुआ है बैलेंस करने टाइम में यहाँ नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे जैसे कि 2Fe हो गया, इस तरह से 2 यहाँ लिख देंगे सामने। ठीक है, देखो हम लिख के बताते हैं, इस तरह से यहाँ पे मान लो जो भी लिखना होगा सो लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो क्या बता रहा है, तो बैलेंस करने के लिए बताया कि इनिशियल में इसको हम लिख करके तुमको बता देंगे बैलेंस कैसे होगा, है ना। तो देखो बैलेंस जो हुआ, इधर आयरन में क्या लगा दिया है, आयरन है तो आयरन को तो छोड़ दिया, लेकिन वाटर के साथ क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया, है ना, और इधर उसी तरह छोड़ दिया। तो क्या अभी बैलेंस हो गया क्या, तो अभी तो बैलेंस नहीं हुआ। देखो इधर आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, तो जाहिर बात है यहाँ तो 3 लगाना पड़ेगा ना। यहाँ मान लो हम 3 लिख दिए आयरन के साथ, तो 3 लिख दिए, है ना, तो 3 लिख दिया तो आयरन तो 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो देखो यहाँ 4 लगा दिया है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, इधर तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉक्स के बाहर 4 लिख देंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का स्टेप आपको यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है ना, सारा स्टेप इधर बताए हुए हैं। तो 5 स्टेप में देखो इसको कंप्लीट किया है। देखो जो बताए थे हम, 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2, तो उसी तरह से कर दिया। फिर देखो राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, तो सिंबल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिंबल लिखने के लिए क्या होता है, देखो
गैसियस के लिए G लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, एक्वस के लिए AQ लिखेंगे। अब बात होता है कि गैसियस जो भी चीज़ गैस के फॉर्म में रहेगा उसको गैसियस कहेंगे, लिक्विड जो भी चीज़ लिक्विड के फॉर्म में रहेगा उसको लिक्विड कहेंगे। एक्वस क्या होता है? तो एक्वस कोई भी चीज़ जिसमें बोलेगा ना सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये इसमें डिजोल्व किया हुआ है, वो सारे चीज़ को जो दो चीज़ पानी में मिला हो चाहे कोई भी चीज़ में मिला हो तो उसको कहेंगे क्या? एक्वस कहेंगे। लिक्विड फॉर्म में जो मिला हुआ है कोई चीज़, जैसे कि जितना भी एसिड वगैरह हो गया ये सब क्या हो गया? एक्वस फॉर्म में ही रहता है। और सॉलिड स्टेट के लिए S लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग जान गए। ये लिखने से क्या होता है? इफेक्टिव होता है, ज़्यादा नॉलेज मिलता है, जानकारी तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आयरन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो देखो S लिखा हुआ है इसे। वाटर किस फॉर्म में है? तो देखो यहाँ लिक्विड फॉर्म में तुम जानते हो, लेकिन यहाँ G दे दिया, तो G दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन है ये वाटर वेपर से रिएक्ट किए हुए हैं, क्योंकि वाटर वेपर तो बेटा गैस फॉर्म में ही रहता है ना, तो वाटर वेपर गैस फॉर्म में रहता है, तो यहाँ H2O दे दिया तो गैसियस फॉर्म में हो गया। फिर देखो आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है? गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में दे दिया। तो ये सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, है ना, एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट एबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अब कभी कभार क्या होता है कि टेम्परेचर देने पर या प्रेशर देने पर या कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन क्या होता है? तेज़ी से होता है ना। तो वो भी चीज़ हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? देखो CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है। और ये हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस है। इसको 340 ATM प्रेशर दे करके, जब प्रेशर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ रख करके, और 340 ATM का प्रेशर जब उसमें दिया तो क्या हो गया? ये बन गया CH3OH, है ना। तो ये क्या बन गया? मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? ये मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। अब बोलोगे कि सर यहाँ एक्वस क्यों लिखा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये पानी में मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि जब देखो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गैस ही निकलता है, उसके साथ साथ तो वेपर भी निकलता है। तो वही वाला ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स भी है। तो ये एक्वस फॉर्म में आ गया। वाटर देखो H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में है। और जब ये सनलाइट और क्लोरोफिल में मिलेगा, है ना, तो क्या होगा? इसमें से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलेगा? एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म। मतलब कि इसमें वाटर का क्वांटिटी होगा। ग्लूकोज का फार्मूला भी एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन कितना है? 6 है। फिर क्या है इधर? वाटर 6 है, तो बैलेंस कर दिया इसको, ठीक है ना। बैलेंस कैसे किया? देखो इधर कार्बन कितना है? 6 है ना। इधर कार्बन कितना है? 6 है। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? देखो 12, 6 2 12, 12 हो गया। इधर 12, 12 12 24 हो गया। तो इधर भी देखो ऑक्सीजन 24 ही होगा। 6 और 12, 6 2 12, 12 6 18 हो गया। और ये 6 ठो, देखो 6 आगे लगा मतलब सब पे है, तो 6 24 हो गया। इस तरह सब बैलेंस है इसमें। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन आंसर पे आ गए। अब क्वेश्चन आंसर क्या करा है? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जलाने से पहले हम लोग को मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना चाहिए? तो वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ऑन इट्स सरफेस एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर बर्निंग। देयरफॉर वी शुड क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। मतलब कि ये हिंदी में कहना चाह रहा है कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है इसे हम लोगों को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि मैग्नीशियम का रिबन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के बाद ये क्या करता है कि अब उसको जलने में से रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है जलने से। तो इसीलिए उसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं? साफ करते हैं। अब देखो कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसको कर रहा है कि बैलेंस करने के लिए, तो चलो इसको हम करते हैं बैलेंस। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? तो बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं। और क्लोरीन को क्या लिख सकते हैं? Cl2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब गैस है। और गैस कभी भी जो होता है एटम के फॉर्म नहीं रहता है, ये किसके फॉर्म रहता है? मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, अणु के रूप में रहता है, परमाणु के रूप में ये सब नहीं रहता है। और ये क्लोरीन है, ये भी तो गैस ही है ना, तो ये भी किसके रूप में रहेगा? मोलिक्यूल के रूप में रहेगा। अब देखो
एरोहेड दे दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl बन गया, है ना। तो HCl बन गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे घेर दो, ठीक है, ऐसे घेर दो, इधर से भी ऐसे घेर दो, इसको भी घेर दो। घेर रहे हो तो क्या देख रहे हो, ये तो 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 करेंगे तो क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी 2 है, तो मतलब बैलेंस ये हो गया। चलो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, सो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस, तो क्वेश्चन हमने लिख लिया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको समझने से पहले हम लोग को देखना होगा कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे बेरियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनर्ट गैस के बारे में, अक्रिय गैसों के बारे में कुछ जानेंगे। तो अक्रिय गैस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है याद करने का, हेमा, नाना और काजोल रानी। तो ये हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, हेमा, नाना और काजोल रानी। ये सब देखो हीरो हीरोइन का नाम है, पुराने ज़माने के, पप्पा के ज़माने के हीरो हीरोइन का नाम है। तो हेमा, नाना और काजोल रानी। हेमा, हेमा से हीलियम, नाना से नियोन और से आर्गन, का से क्रिप्टन, जोल से जेनोन, रानी रेडोन, ठीक है। अब सबका क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना, 2, नियोन का कितना 10, आर्गन का कितना 18, क्रिप्टन का कितना 36, जेनोन का कितना 54, रेडोन का कितना 86। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैसे कैसे देखो, 2 में 8 ऐड कर दे रहे हैं तो 10 आ गया, ठीक है। और इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से ना किसी को देगा, ये स्टेबल होता है। इसलिए हम लोग इसी को लेके चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन को जब भी हम लोग लिखना होता है तो इसी को लेके चलते हैं। देखना कितना आसानी से इससे बन भी जाएगा, हम लोग से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 10 है, इसमें 8 ऐड करने पर, है ना, 18 हो रहा है, और 18 है, फिर 18 ऐड करने पर 36 हो रहा है, फिर 36 में 18 ऐड करने पर 54 हो रहा है, फिर 54 में 32 ऐड करने पर 86 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये क्या है, तो ये मैजिक नंबर है पूरा बेटा। पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसी के बेस पर लिखा गया हुआ है। कभी भी तुम मिलाना, पीरियोडिक टेबल खोल के अभी भी तुम अगर देखोगे तो उसमें देख सकते हो कि अगर मान लो सबसे पहले क्या लिखा रहता है, तो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के बाद क्या लिखा रहता है, हाइड्रोजन के बाद क्या रहता है, लिथियम रहता है ना। देखना कभी लिथियम होगा, क्योंकि 2 ऐड कर दिए। लिथियम के बाद 2 में 8 ऐड करेंगे सर। तो देखो ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है और इसी पर डिपेंड है पूरा जो मैजिक नंबर बताया ना, 2, 8, 8, 18, 18, 36, इसी पर डिपेंड है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। 1 में क्या किया, 2 जोड़ दिया, देखो 3 आ गया लिथियम का। फिर 3 में क्या जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, तो 11 आ गया किसका, सोडियम का। फिर 11 में 8 जोड़ दिए, 19 हो गया पोटेशियम का। 19 में देखो फिर 18 जोड़ दिए तो 37 हो गया किसका, रुबिडियम का। और फिर इसमें 18 जोड़ दिए तो 55 हो गया, सीजियम का आ गया। और फिर इसमें कितना जोड़ दिए, तो 32 जोड़ दिए तो किसका आ गया, 87 आ गया, फ्रेंसियम का। इस तरह देखो यहाँ 4 है ना बेरिलियम, 8 जोड़े 12 आया, फिर 8 जोड़े 20 आया, फिर 8 जोड़े 18 जोड़े 38 आया, फिर देखो 18 जोड़ दिए 56 आ गया, फिर 32 जोड़ दिए 88 आ गया। सारा देखो बेटा इसी पर डिपेंड है, कहीं भी इधर भी लोगे 21, 18, ठीक है, 39, 32, ठीक है, फिर इधर 32 जोड़ लो। तो ये मैजिक नंबर था, ये मैजिक नंबर जानना जरूरी है। इससे हम लोग को पीरियोडिक टेबल भी जो हम लोग पढ़ेंगे तो इससे कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी जानना जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे रिएक्टिव जो होता है वो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, सोडियम के बाद फिर देखो कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर टीन है, फिर लीड है, फिर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये क्या है,
रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, यानी कि किसी भी चीज़ से ये क्या कर देगा, ये रिएक्शन कर लेगा, है ना। उसका अब मान लो कहीं पे पोटेशियम अकेले पड़ा हुआ है और जिंक मान लो अपने साथ सल्फेट रखे हुए हैं, तो जिंक तो उतना रिएक्टिविटी नहीं है ना, उतना रिएक्टिव नहीं है। तो पोटेशियम क्या करेगा, वही बताए थे गर्लफ्रेंड वाली कहानी कि ये तो मजबूत है और ये इसके रिस्पेक्ट में कमज़ोर है, तो ये सल्फेट को रखे हुए है, गर्लफ्रेंड को रखे हुए है, तो सल्फेट रूपी गर्लफ्रेंड को जब ये रखे हुए है तो ये पोटेशियम क्या करेगा, इससे ये सल्फेट को छीन लेगा और बना देगा पोटेशियम सल्फेट, और जिंक बेचारा अकेला हाथ मलते रह जाएगा। तो यही है रिएक्टिविटी सीरीज का कमाल। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या कर, ये जो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें काम आएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये क्या करेगा, काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट और एरोहेड बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको हम लोग पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेरियम को समझ लेते हैं। तो बेरियम का सिंबल क्या होता है, बेरियम का सिंबल होता है Ba। Ba से इसको इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक नंबर बेरियम का कितना होता है, 56। इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी के लिए अभी हम लोग इनर्ट गैस के बारे में पढ़े थे। तो बेरियम 56 है, किसके करीब है, तो 54 जेनोन होता है। जेनोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 54 होता है, तो 54 के करीब में है। तो ये 54 से क्या है, 2 ज़्यादा है, तो 54 जेनोन 54 प्लस 2। तो ये जो प्लस 2 जो हुआ इसी का क्या कहलाएगा, बेरियम का वैलेंसी कहलाएगा। और चार्ज क्या कहलाएगा, देखो +2 चार्ज हो रहा है ना, तो +2 चार्ज हो गया। अब किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं Ba पर +2 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग क्लोरीन को देखेंगे, तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 17 होता है। इसका वैलेंसी क्या होगा, तो 17 है तो 18 के पास है। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। तो आर्गन से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। चार्ज क्या हो गया, -1। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिखने का तरीका हो गया Cl-। अब देखो हम लोग को बनाना है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का चार्ज हम लोग कैसे लिखते थे, तो Ba+2 चार्ज और क्लोरीन पर Cl- चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो Ba है उसको Ba लिख देना, Cl के नीचे Cl ही लिख देना, लेकिन जो Ba है इस पर किसका चार्ज आ जाएगा, तो क्लोरीन वाला माइनस चार्ज, तो यहाँ 1 लिख दो, है ना। और Cl पर किसका चार्ज आ जाएगा, बेरियम वाला चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो। तो दोनों इस तरह से करके बेरियम क्लोराइड जब भी बोलेगा तो BaCl2 बनेगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। वैलेंसी कितना होता है इसका, तो नियोन से इसको कंपेरिजन करेंगे, नियोन के पास है तो नियोन 10 अब +3, 10 + 3 13 होता है ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज इसका +3 हो गया। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो Al +3 चार्ज के साथ इसको लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग सल्फेट को देख लेते हैं, तो सल्फेट का सिंबल जो होता है SO4 होता है, इस पर चार्ज -2 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं SO4 -2 चार्ज के साथ। ठीक है, अब देखो हम लोग को बनाना है क्या, तो एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है तो एल्युमिनियम लिख दिए। एल्युमिनियम पर चार्ज क्या था, +3। सल्फेट पर क्या चार्ज था, -2, ये लिख दिए। तीर का निशान ऐसे क्रॉस मार दिए, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम लिख दिए, सल्फेट के नीचे सल्फेट लिख दिए, है ना। बस क्या करेंगे, जो चार्ज है ये चार्ज दोनों का चेंज कर देंगे। एल्युमिनियम, अब मान लो सल्फेट का चार्ज 2 था तो यहाँ एल्युमिनियम पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पर क्या था, एल्युमिनियम का चार्ज 3 था तो यहाँ सल्फेट पे लगा देंगे, यानी कि Al + SO4 करेंगे तो हमको क्या बनेगा, हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या पढ़ेंगे इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस बना। तो चलो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड का हो गया और प्लस दे दिए एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 था जिसे हम लोग सीखे हम भी, फिर एरो का साइन दे दिए। इधर बेरियम सल्फेट का क्या हो गया, BaSO4 हो गया और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो गया। अब इसको, तो ये तो क्या है, एस्केलेटल इक्वेशन है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पहले घेर लेते हैं। इस सबको घेर लिए, ये सबको घेर लिए। घेरने के बाद देखो इधर लिख देंगे, चेक करो, एलिमेंट लिख दो। चलो जैसे बुक में दिया उसी तरह बताते हैं, एलिमेंट, और एक तरफ क्या लिखोगे, LHS, एक तरफ क्या लिखोगे, RHS। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, एलिमेंट दिखाई दे रहा है बेरियम, एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्लोरीन, एलिमेंट दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम। और देखो SO4 को अलग अलग नहीं करेंगे हम लोग, सल्फर ऑक्सीजन एक साथ रहने दो, ज़्यादा आसान होगा। SO4, अब देखो बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, कितना एटम है, एक एटम है, एक लिख दिए। राइट हैंड साइड में कितना है, एक है, एक, तो बेरियम तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन देखो इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिख दो, इधर 3 लिख दो। एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ 2 है तो 2 लिख दिए। इधर कितना है देखो, 1 है, 1 लिख दिए।
सल्फेट देखो इधर 3 है, 3 लिख दिए। इधर कितना सल्फेट है? 1 है, 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है हमको। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस के लिए मान लो सल्फेट है, एल्युमिनियम को पहले कर लो। तो एल्युमिनियम है इधर 2, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और 2 से जैसी मल्टीप्लाई करोगे, 2 से जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो किधर कर रहे हैं हम लोग? RHS में राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। किस में? एल्युमिनियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 कर रहे हैं तो क्लोरीन कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो क्लोरीन को यहाँ पर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो 6 हो जाएगा है। देखो तो यहाँ पर 6 काट के लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 2 लगा दिए। अब देखो इधर क्लोरीन तो 2 है ना, इधर तो 2 ही है ना, तो इसको 6 करना है तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो सल्फेट भी इफेक्ट पड़ेगा ना। सल्फेट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। सल्फेट इधर हो जाएगा 9, क्योंकि 3 से किए तो 3 3 9 होता है ना। अब देखो ये जो 9 हो गया, अब इसको भी 9 करना है हम लोग को। तो 9 करेंगे तो ये कैसे होगा 9? तो ये जो 9 होगा इसको हम लोग काट करके क्या लिख दें? 9 लिखना पड़ेगा। 9 लिख दिए। तो 9 लिखे तो बेरियम भी क्या हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर 9 लगाते हैं तो बेरियम भी 9 हो जाएगा, है ना। तो बेरियम भी, ओह सॉरी, यहाँ तो एल्युमिनियम की जगह लगाना नहीं था ना, एल्युमिनियम तो बैलेंस था ना, तो यहाँ पर नहीं लगेगा 3। ये 3 जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ 3 लगा दिए। अब बेरियम कितना हो गया? तो अब बेरियम जो हो गया वो 3 हो गया, ठीक है, और क्लोरीन 6 हो गया। तो बेरियम तो हो गया 3, तो बेरियम को 3 कर दो। तो 3 जब इधर हो गया तो इधर भी 3 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी 3 लगा देते हैं। 3 लगाए, 3 हो गया। सल्फेट कितना हो गया? 3 हो गया। इसको बिना मतलब हम लोग काटे थे, ये 3 सही था, तो ये 3 हो गया। इधर सल्फेट भी क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है, सल्फेट भी 3 हो गया। अब देखो सब बैलेंस हो गया। बेरियम 3 3, क्लोरीन 3 2 6 6, एल्युमिनियम 2 2 और सल्फेट 3 3। इधर से भी तुम चेक कर सकते हो। देखो बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, क्लोरीन देखो 6 है, 3 2 6 क्लोरीन। इधर क्लोरीन कितना है? 3 2 6। एल्युमिनियम इधर कितना है? 2 ठो है। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2 ठो है। इधर सल्फर कितना है? 3 ठो है। इधर सल्फर कितना है? तो देखो 3 ठो है। तो ये बैलेंस हो गया हम लोग का। इसी तरह से बैलेंस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर और मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं और इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं।